स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के मुख्य रेल परिचालन सेवाओं का, और साथ ही ये जानेंगे कि रेलवेज किस तरह एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि जाल के रूप में पूरे पृथ्वी के जितने भी मुख्य देश हैं उनमें फैल चुका है। देखिए, रेलवेज या आप रेल परिचालन एक ऐसा तंत्र जिसने परिवहन के रास्ते को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने यातायात के साधनों और परिवहनों में एक नई जान डाल दी थी। रेलवेज एक ऐसा तंत्र था जिसने 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक बहुत सारे बदलाव किए, और इन्हीं बदलावों के कारण कई देश शक्तिशाली हुए और आज भी कई देश शक्तिशाली हो रहे हैं। देखिए, 1712 में जिस प्रकार से जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को तैयार किया और उसके बाद इसमें लगातार प्रगति हुआ, तो इसका जो पूरा उपयोग था वो एक तरह से वैचारिक रूप से करना था। 1712 में जब रेलवेज का निर्माण हुआ तब इसे सिर्फ कोयले के खदानों में उपयोग किया जाता था। छोटे छोटे बोल सकते हैं डिब्बों में कोयलों की बहुत भारी मात्रा भरी जाती थी और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था, और यहाँ पर भाप इंजन का आविष्कार होता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे सुधार हुए, और विज्ञान जो है वो एक ऐसा ही पहलू है जो हमेशा अपने आविष्कारों को सुधारते आया है। आप देख सकते हैं कि विज्ञान के द्वारा बहुत कुछ बदला है। पहले के ज़माने में जब हम छोटे छोटे बटन्स वाले मोबाइल यूज़ करते थे, धीरे धीरे उसमें बहुत बदलाव हुआ और आज हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह विज्ञान में भी परिचालन को लेकर के हमेशा से बदलाव होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रेलवेज कभी स्टीम इंजन से चलते थे, धीरे धीरे उसे डीजल में, फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके चलाया गया जो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा। वर्तमान समय में रेलवेज जो है वो विद्युत के द्वारा चलाया जा रहा है, और आने वाले समय में इन्हीं रेलवेज को सौर ऊर्जा के द्वारा भी चलाने का प्रावधान रखा गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि रेलवे का इतिहास इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है। देखिए, कंपटीशन लेवल पे यदि देखा जाए तो रेलवे से जुड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छा से अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर रेलवेज को क्या ज़रूरत पड़ा कि उसे इतना ज़्यादा फैलना पड़ा। देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले मैनचेस्टर से लिवरपूल तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई, और यहाँ पर पहली बार सवारी यात्री की जो रेल परिचालन था उसे शुरू किया गया। ऐसे तो 27 सितंबर 1825 में रेलवेज ने अपना पहला, या बोल सकते हैं कि रेल परिचालन का पहला क्रम शुरू हुआ था, जिसे जॉर्ज स्टीफेंसन ने शुरू किया। और जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे उन्होंने पहली बार माल ढुलाई का काम करवाया था, यानी माल ढुलाई का जो पहला परिवहन था वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने करवाया था। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे सुधार हुए, और 1826 में पहली एक पैसेंजर रेलवे को तैयार किया गया और उसे शुरू किया गया था कि ये रेलवे परिचालन जो है लोगों के लिए हो। जिस तरह से रेलवेज का निर्माण हुआ, इसका जो शुरुआती दौर था वो काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि उस समय पर्याप्त मात्रा में पटरियाँ नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में ऐसे उपकरण नहीं थे जो इस तरह के भारी भरकम परिवहन सेवा को चला सके। लेकिन धीरे धीरे निजी कंपनियों ने इसमें सहयोग दिया, और इसी का नतीजा ये था कि इंग्लैंड, जहां मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रख्यात था एक समय, तो वहां से लेकर के लिवरपूल तक एक बहुत बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण करवाया गया। उस समय के काल में ये सबसे बड़ा रेलवे लाइन था। देखिए, लिवरपूल जो है ये भी व्यापारिक कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि लिवरपूल में जल जहाज़ों का निर्माण होता है। आपको पहले पता ही होगा कि जब रेलवेज नहीं आया था, जब रेल परिचालन नहीं था, तो उस समय जल जहाज़ों द्वारा विश्व के कई देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। उसमें रेलवेज का कोई नामो निशान नहीं था, इसीलिए लिवरपूल में बहुत भारी मात्रा में जल जहाज़ निर्माण होते थे। और जहां मैनचेस्टर में सूती कपड़े का बहुत अधिक, क्या बोल सकते हैं कि निर्माण होता था। मैनचेस्टर को सूती वस्त्र का एक बोल सकते हैं केंद्र बिंदु माना जाता था। अंग्रेज भारत से और चीन से और कई क्षेत्रों से, जहाँ से भी वे सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, कपास का व्यापार करते थे, वो टोटल जितना व्यापार होता था उसका स्टोरेज वो मैनचेस्टर में करते थे। इसीलिए कपड़ों की राजधानी या वस्त्रों की राजधानी के रूप में भी मैनचेस्टर को जाना जाता है। अब देखिए, रेलवेज जो है वो इंग्लैंड में ही क्यों विकसित हुई,
वो अन्य देशों में विकसित हो सकती थी जहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न था, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास का या कोई बिजनेस होता था। देखिए, इंग्लैंड एक समय बहुत ताकतवर देश रहा है। आपको ये पता होगा कि इंग्लैंड ने कई देशों पर राज किया है, और जिस तरह इंग्लैंड की ताकत बढ़ रही थी, लगातार इंग्लैंड नए नए तरह के आविष्कार कर रहा था। और अपने व्यापार को सुधारने के लिए, गौर करिएगा, इंग्लैंड ने अपने व्यापारिक क्षेत्रों को सुधारने के लिए ऐसे निर्माण किए जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हो, और कम लेबर या कम बोल सकते हैं कि परिश्रमक जो काम करते हैं उनकी संख्या कम रख करके वो अधिक मुनाफा कमा सके। उसी के तहत इंग्लैंड ने जितने भी क्षेत्र थे जहाँ पर व्यापारिक केंद्र था, उन क्षेत्रों में रेल परिचालन को शुरू किया था। एक समय में जब इंग्लैंड बहुत ताकतवर होता था, जिस तरह से आज अमेरिका, चाइना, ये सब विश्व के बहुत ताकतवर देश बन चुके हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? परमाणु रिएक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह उस समय इंग्लैंड जो था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में रेलवेज़ को फैलाता है। देखिए, रेलवेज़ का इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या कुछ ऐसे तथ्यों को ही जाना है, लेकिन पूरा कारण नहीं जानते हैं कि एक्चुअली रेलवेज़ को इतना क्यों फैलाया गया था। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में रेलवे परिचालन को बढ़ाया तो गया, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय रेलवेज़ का बहुत अधिक उपयोग हुआ था। आप ये सोच सकते हैं कि रेलवेज़ बहुत ज़्यादा उस समय मुनाफा में था, क्योंकि सेना जो थी एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो रही थी। लगातार लोग जो थे अपने शहर को बदल रहे थे, घरों को छोड़ रहे थे और नए नए देशों में जाकर बस रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसके बाद रेलवेज़ को काफ़ी घाटा का सौदा सहना पड़ा। बहुत जगह पर पटरियां तोड़ी गई, बहुत जगहों पर बोल सकते हैं कि देश की सीमाएं लगने लगी, तो रेलवेज़ को इससे हानि होने लगा। और इंग्लैंड जो था वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अब रेलवेज़ का उपयोग करने वाला था। मुख्य रूप से रेल परिचालन में इंग्लैंड के जितने भी मुख्य फैक्ट्रियाँ थीं, उनसे मुनाफा कमाने के लिए उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आप जो भी फैक्ट्रियां खोलेंगे, जो भी निजी कंपनियां थी या जो भी बोल सकते हैं पूंजीवादी लोग थे, उनसे यह रिक्वेस्ट किया गया कि आप जितने भी उद्योग खोलेंगे वे सभी अब रेलवेज़ के अधीन होने चाहिए। मान लीजिए कि यदि कोई भी रेल परिचालन होता है, वहाँ अगर कोई फैक्ट्री खुलता है तो इससे क्या होता है, माल ढुलाई का काम आसान से हो जाता है। और उसी तरह से वहाँ पर अगर फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो लोग रोजगार के लिए वहाँ आते ज़रूर हैं, और जब लोग रोजगार के लिए आएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ मानव बस्ती विकसित होगी। तो रेलवेज़ ने उन जगहों पर भी अपने क्षेत्र को बढ़ाया जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, और कई फैक्ट्रियों के मालिकों को यह आदेश भी दिया कि आप जो भी फैक्ट्रियाँ लगाएं वो रेलवेज़ के स्टेशन के या करीब करीब या फिर बोल सकते हैं उन क्षेत्रों में लगाएं जहाँ रेल परिचालन की सुविधा है, ताकि इनसे रेलवेज़ को भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ उन निजी कंपनियों को भी फ़ायदा हो। अब यहाँ पर धीरे धीरे जिन जगहों पर रेलवेज़ का जो परिचालन था शुरू हुआ, जहाँ पर रेलवेज़ की पटरियाँ बिछाई गई, उन जगहों पर मानव बस्तियाँ लगातार बढ़ती गई, और मानव बस्तियाँ जैसे बढ़ती गई वैसे ही व्यापार भी बढ़ता गया। जैसे व्यापार बढ़ता गया वैसे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जनसंख्या बढ़ता गया वैसे वहाँ पर घनी आबादी जो थी वो फैलने लगी। और इस तरह से रेलवेज़ या रेल परिचालन जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था पूरे विश्व में, और इंग्लैंड से निकलकर ये अब विश्व के कई देशों में जाकर अपना परिचालन सुविधा शुरू कर रही थी। देखिए, यदि अब हम लोग रेलवेज़ को जाने कि पूरे विश्व में किन किन क्षेत्रों में रेल परिचालन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और इसका जाल किस प्रकार से पूरे विश्व में किन किन देशों में फैला है, तो उसके लिए हम लोग वर्ल्ड मैप का प्रयोग करेंगे। और यदि हम लोग शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र से, जहाँ पर हमें मुख्य रूप से कुछ रेलवेज़ परिचालन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले यदि हम कनाडा के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर दो रेल परिचालन सेवाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जहाँ पर कनाडियन नेशनल रेलवे और दूसरा कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यदि गौर किया जाए तो प्रिंस रूपर्ट से सेंट जॉन्स तक कनाडियन नेशनल रेलवे जो है वो फैली हुई है। उसी तरह से वैंकूवर से हैलिफैक्स तक कनाडियन पैसिफिक रेलवे फैली हुई है। अब ये दो रेल मार्ग जो है एक देश में कैसे हैं? देखिए, ये दोनों क्षेत्र जो है व्यापारिक कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं कनाडा के क्षेत्र में। कनाडा में जो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पर ये दोनों लाइनें, ये दोनों रेलवे लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो जगह है विनिपेग।
और विनिपेग को गेहूं की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में गेहूं का व्यापार होता है। आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे अधिक गेहूं का जो व्यापार है वो विनिपेग में होता है। अब बात ये होता है कि प्रिंस रूपर्ट, सेंट जॉन्स, वैंकूवर और हैलिफैक्स क्यों इतना प्रसिद्ध है। तो गौर करने का बात यह है कि प्रिंस रूपर्ट से लेकर के सेंट जॉन्स और वैंकूवर से लेकर के हैलिफैक्स, इन दोनों क्षेत्रों में जो 2 रेल मार्ग है, जिसमें प्रिंस रूपर्ट से सेंट जॉन्स जो है उसमें कैनेडियन नेशनल रेलवे आता है, और वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक जो रेलवे मार्ग है उसका नाम क्या है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो इन दोनों क्षेत्रों में या इन दोनों रेल परिचालन सेवाओं के बीच में कनाडा की 80% से भी अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। साथ ही साथ कनाडा के जितने भी कच्चे माल के फैक्ट्रियाज हैं वो सभी फैक्ट्री इन दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसीलिए कनाडा का ये जो क्षेत्र होता है ये गोल्डन सिटी या गोल्डन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होगा कि कनाडा में यूरेनियम नगर है जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम का निर्माण होता है। तो यूरेनियम जो नगर है वो भी इसी क्षेत्र में ही आता है। तो कनाडा में वैसे क्षेत्र में ही लोग रहेंगे ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता है। उसी तरह से यदि अब हम लोग नीचे की ओर आए तो हमें अमेरिका का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अमेरिका में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो देश है या इम्पोर्टेंट जो अमेरिका का शहर है वो है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है उससे एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल या बोल सकते हैं विश्व में सबसे अधिक व्यापारिक केंद्र माना जाता है न्यूयॉर्क को पूरे विश्व का। तो ऑटोमेटिक ये है कि यूएसए का भी ये व्यापारिक केंद्र होगा। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल और न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक 2 रेलवे लाइन चलाई जाती है। 2 रेलवे लाइन चलाई जाती है। इन दोनों रेलवे लाइन का मुख्य जो काम है यह पूरे अमेरिका को या बोल सकते हैं अमेरिका के व्यापार को एक तरह से नियंत्रित करता है अंदर की ओर या आंतरिक रूप से। मतलब जितना भी व्यापार होता है जो दोनों देश जो अमेरिका के अंदर आंतरिक भाग में होता है वो पूरा नियंत्रण न्यूयॉर्क से सिएटल और न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के मार्ग में होता है। उसी तरह लॉस एंजलिस से न्यू ऑर्लियंस तक भी अमेरिका एक रेलवे लाइन को चलाता है जिसका नाम दक्षिण ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग है। इसको दक्षिण ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो क्षेत्र है लॉस एंजलिस से जो न्यू ऑर्लियंस तक जाता है यह क्षेत्र पूरी तरह से बोल सकते हैं कि मानव बस्तियों से भरा हुआ है। और जब भी कोई मानव बस्तियों को हटा करके कोई रेलवे लाइन बनाई जाती है या जंगलों को या फिर कोई भी तरह से ऐसे क्षेत्र को साफ करके जहां पर रेलवे लाइन को बिछाया जाता है उन्हें ट्रांस के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको आने वाले जितने भी अधिकतर रेलवे लाइंस मिलेंगे उसमें ट्रांस नाम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए लॉस एंजलिस से लेकर न्यू ऑर्लियंस तक एक रेलवे लाइन यूएसए के चलता है। उसके बाद यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक और सिएटल से लेकर न्यूयॉर्क तक। ये भी अमेरिका के रेलवे परिचालन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका में जो ये क्षेत्र है जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क का जो ये रेलवे परिचालन है ये उत्तर पैसिफिक रेलवे परिचालन कहा जाता है इसको, या उत्तर पैसिफिक रेलवेज कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जितने भी तरह के बोल सकते हैं व्यापार होता है न्यूयॉर्क के क्षेत्र का, उसका 80% का जो व्यापार है वो इसी क्षेत्र में होता है। लेकिन जो ये सिएटल है ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जल जहाज़ों के साथ साथ हवाई जहाज़ों के भी बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो हवाई जहाज़ों का जितने भी फैक्ट्री मिलेगा जैसे बोइंग का है, इन सभी फैक्ट्रियों का जो ज़्यादा निर्माण होता है या इन सभी फैक्ट्रियों का जो तंत्र है वो सिएटल में पाया जाता है। और सिएटल से जितने भी तरह के हवाई उपकरण तैयार होते हैं उनका पूरा परिचालन जो है वो न्यूयॉर्क के क्षेत्र में होता है। अब यदि हम लोग आते हैं इस क्षेत्र में जहाँ पर जो साउथ अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ पर बाल पेराजो से लेकर के विनीजर आयर्स तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है जिसका नाम है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। देखिए ट्रांस इंडियन रेल मार्ग इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही क्षेत्र जो है वो 10,260 किलोमीटर लंबा है और ये साउथ अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट रेल मार्ग में माना जाता है। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी खासियत इस रेल मार्ग की यह है कि ये बहुत अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होते रहती है और इसका जो रेलवे परिचालन है वो काफ़ी बाधित रहता है। तो विश्व में सबसे अधिक बाधित रेलवेज लाइन में ये सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। दूसरा बात ये है कि यह रेल मार्ग जो है ये एंडीज पर्वत से होकर गुजरता है। इसी कारण इसका जो रेलवेज का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं क्षतिग्रस्त होते रहता है। और आपको पता है कि इंडीज़ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बोल सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में आता है और साथ ही साथ
इसका जो अधिक क्षेत्रफल है 10,260 किलोमीटर का, ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। कई जगह पर अलग अलग जगह से टुकड़ों में ये बटा हुआ है। यदि हम लोग इस ओर आए जहाँ पर साउथ अफ्रीका का क्षेत्र आता है, तो इस ओर हमें देखने को मिलता है काहिरा से लेके केप टाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे परिवहन क्षेत्र। साउथ अफ्रीका का जो ये काहिरा केप टाउन रेल मार्ग है, ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसे बहुत जगह पर बोल सकते हैं तोड़ा गया है, बहुत जगह पर ये अन्य देशों में जाकर के ख़त्म हो चुका है और कहीं कहीं से ये शुरू होता है। लेकिन मैप के आधार पर हम दिखा सकते हैं कि इसका जो जाल है वो काहिरा से लेके केप टाउन तक है और ये एकमात्र साउथ अफ्रीका का रेलवेज में आता है जो रेलवे परिचालन को करता है। इस पूरे मैप में जो ये आप भाग देख रहे हैं जहाँ पर ये रेलवे परिचालन चलता है, यहाँ पर लगभग 40 देश बसते हैं और इन 40 देशों का जो परिचालन है वो रेलवेज के द्वारा ही होता है। बहुत जगहों पर देखिए, साउथ अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है और कई क्षेत्र जो है वो बहुत सूखाग्रस्त है, जिसमें मिस्र है, फिर तंजानिया है। ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा रेलवे परिचालन नहीं होता है, इसलिए रेलवे परिचालन में मुख्य रूप से निजी कंपनियां ही इसमें कार्य करती है। भारत की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इनमें रेलवेज के उपकरणों को तैयार करती हैं और यहाँ पर व्यापार करती हैं। इसलिए जो काहिरा से केप टाउन का जो रेलवे परिचालन है वहाँ पर अधिकतर माल ढुलाई का काम ज़्यादा होता है। अब यदि हम ऊपर की ओर जाएँ तो हमें यूरोप का क्षेत्र दिखता है और यूरोप का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रेलवेज़ में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और जितने भी तरह के व्यापार हुए, जितने भी तरह की नई फैक्ट्रियाँ का जन्म हुआ, वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि यूरोप में कैसे रेलवेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि अब हम लोग देखें मैप में तो हमें यह देखने को मिलता है कि यूरोप में जो यूरोपीय ट्रांस कस्टियंस रेल मार्ग जो है ये पेरिस से होकर वारसा तक चलती है। उसी तरह ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है वो पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक चलती है। तो यूरोप में ये दो रेलवेज जो है दो रेलवे मार्ग है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं व्यापार होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और कई देश आते हैं। उसी तरह नीचे की ओर में इस्तांबुल के साथ साथ कई देशों के साथ पेरिस को मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है। इसलिए पेरिस या फ्रांस का क्षेत्र जो है वो व्यापार के क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और यहाँ पर दो तरह के रेल मार्ग है, कौन कौन है? यूरोपीय ट्रांस कस्टियंस रेल मार्ग और दूसरा है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। तो इन दोनों रेल मार्ग के द्वारा पेरिस को वारसा से और पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ा जाता है। दूसरा चीज कि पेरिस में जो ये रेलवे मार्ग है इसमें कुल 8 देशों का बोल सकते हैं सीमा लगता है। तो 8 देशों के साथ जो यूरोपीय पूरा रेल मार्ग है वो जुड़ा हुआ है और कई जगहों पर यहाँ पर रेलवे परिचालन जो है बहुत सुलभ होता है। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि सुलभ और सस्ता रेलवे परिचालन जो है वो यूरोप के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ़ सुथरा जो होता है क्षेत्र वो काफ़ी है रेलवेज़ में। आप देख सकते हैं कि कई देशों में रेलवेज़ का जो हाल है वो बहुत ख़राब है। भारत भी एक समय बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहा था। लोग आज भी कहीं पर भी खा के थूक देते हैं, रेलवेज़ का गलत उपयोग करते हैं। आज भी आप देख सकते हैं अगर स्टेशन में एक चेयर लगाया जाता है तो बहुत कोई उसे उठा के ले जाते हैं। हम लोग के देहातों में क्या होता है कि अगर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है वहाँ बल्ब लगाया जाता था तो एक समय बल्ब खोल के ले जाया जाता था। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं खास करके उन क्षेत्रों में रेलवेज़ ने बहुत लगातार बदलाव करने का प्रयास किया, लेकिन निजी लोगों ने इसे करने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शरारती लोग होते हैं। अगर कोई पान खा रहा है तो गुटखा खा के थूक सकता है। तो इस तरह के इन क्षेत्रों में कोई भी प्रावधान नहीं है। आप यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो यूरोप क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है, बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है। आप यही काम इंडिया में करो ना, इंडिया में अगर पान खा के कहीं थूको, कोई बोलता है काहे यहाँ थूकते, तो उसे तुरंत आप गरियाना शुरू कर दीजिएगा, तेरा बाप का है क्या, पैसा दिए हैं, टिकट लिए हैं। लेकिन यूरोप के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर सभी लोग जो है शिक्षित हैं, सभी को पता है कि ये जो रेलवेज़ है ये उनकी अपनी संपत्ति है, ये सरकार की बाद में पहले उनकी संपत्ति है। तो वो लोग जो है साफ़ सफाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं। हम लोग जापान में भी जाएंगे, अभी जापान के भी क्षेत्र में देखेंगे जो विश्व की सबसे साफ़ सुथरी और सबसे समय से बोल सकते हैं प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन में आती है और उसका रेलवे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करता है। लेकिन यूरोप जो है वो विश्व की सबसे अधिक बोल सकते हैं कि सुव्यवस्थित और सबसे ज़्यादा कम खर्चीला वाला रेलवेज़ को चलाता है। अब यदि हम लोग आए थोड़े से ऊपर में तो हमें मिलता है विश्व की सबसे बड़ी रेल मार्ग जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन।
देखिए ट्रांस साइबेरियन एक ऐसा रेल मार्ग है जिसे बहुत कारणों से बनाया गया और इसका जो निर्माण है वो बहुत दिनों तक चला। तो इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से ट्रांस साइबेरियन को बनाया गया, इसका क्या उपयोग हुआ, रूस इसका क्यों बोल सकते हैं करता धरता होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो ट्रांस साइबेरियन है ये 3 पार्ट में है, जिसका एक पार्ट जो है वो एशिया में आता है, एक पार्ट जो है वो यूरोप में आता है और 2 पार्ट जो है वो एशिया में आता है। और इस तरह से जो है ट्रांस साइबेरियन जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग के रूप में जाना जाता है। देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है और इस बीच में ये यूराल पर्वत को भी क्रॉस करता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वर्तमान समय में इसकी कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर है। बहुत जगह पर आपको 10,580 भी मिल सकता है और बहुत जगह पर 8,270 भी मिल सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसको 9,300 किलोमीटर ही माना गया है। अब ये जो रेल मार्ग है ये एक्चुअली में रसिया का एक बहुत बड़ा जीवन रेखा साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग व्यापार होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आने वाले मुख्य स्टेशन है जिसमें मॉस्को आता है, फिर ओमास्क आता है, फिर रिकाबीरा आता है, व्लादिवोस्टॉक आता है, फिर आपका जाकर बीजिंग भी आता है, क्योंकि ये चाइना तक भी गया हुआ है, उत्तर कोरिया तक भी गया हुआ है। तो इन क्षेत्रों में ये बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है और इसका फैलने का मुख्य कारण ये है कि इनसे व्यापार का बहुत अधिक सुगम रास्ते का जो द्वार है वो खुलता है। कि जो ये ट्रांस साइबेरियन का पूरा क्षेत्र है इसमें लेनिनग्राड एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि धातुओं का उत्खनन होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर धातुओं का उत्खनन करने के कारण इसका परिचालन यहाँ से बहुत अधिक होता है। तो ये क्षेत्र जो है लेनिनग्राड ये एक्चुअली में धातु उत्खनन और धातु के परिवहन के लिए यहाँ रेलवेज जो है बहुत यूज़फुल होता है। उसी तरह मॉस्को का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं कि पशुओं का व्यापार होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फलों का और प्राकृतिक संपदाओं का, लकड़ियों का, इनका व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। यदि थोड़ा आगे बढ़ें तो हम लोग को ये दिखता है कि ओमास्क ये भी बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं कि धातु, खनिज, कोयले का भी उत्खनन बहुत अधिक मात्रा में करता है। और साथ ही साथ ओमास्क में सबसे अधिक विश्व का जो होता है सबसे अधिक अभ्रक की खुदाई यहीं से होती है। और थोड़ा आगे बढ़े तो जो रिकाबीरा है वो बैकॉल झील के समीप आता है और रिकाबीरा में विश्व की सबसे ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। और ये जो है रूस की एक बोल सकते हैं कि जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी था कपड़ा उद्योग के लिए, उसी तरह रूस का ये मैनचेस्टर सिटी कहा जा सकता है। रिकाबीरा में जो बैकॉल झील है इसी के समीप में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी काले पानी का सजा दिया जाता था। और जब यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा पता किया गया कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज और साथ ही साथ लोह के बहुत अयस्क जमीन के अंदर दबे हुए हैं, तो इनकी भी बहुत भारी मात्रा में उत्खनन यहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह क्षेत्र इन क्षेत्रों के हिसाब से ज़्यादा जनसंख्या और ज़्यादा घनी आबादी वाला है। यदि आगे की ओर जाएँ तो व्लादिवोस्टॉक जो है वो बिल्कुल बोल सकते हैं साइड किनारे में आ जाता है। उसके बाद जो व्लादिवोस्टॉक है ये भी आता है जो उत्तर कोरिया के क्षेत्र में है। फिर आपका जाके बीजिंग ये चाइना में आ जाता है। तो इस तरह से ट्रांस साइबेरियन जो है ये 9,300 किलोमीटर का क्षेत्र में पूरी तरह से फैला हुआ है। अब देखिए ट्रांस साइबेरियन का जो निर्माण कार्य था वो 9 मार्च 1891 में शुरू होता है और 9 मार्च 1891 से लेकर 21 जून 1904 तक यह पूरी तरह कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका जो पूरा जो केंद्र बिंदु था वो व्यापार को माना गया। एक बोल सकते हैं अनुमान के तहत यदि आप यहाँ से लेकर के इस क्षेत्र तक यात्रा करते हैं तो कुल यात्रा में आपको 10 दिन का समय लग जाएगा। अप्रॉक्सीमेट यदि आप एक्सप्रेस से जाते हैं जो फुल स्पीड होता है तो उनसे कम से कम आपको 6 से 7 दिन का समय लगेगा। तो ये इतना बड़ा रेल मार्ग है जिसकी यात्रा के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। और इसके ऊपर द ट्रांस साइबेरियन नामक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसमें बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में इसका किस तरह उपयोग रसिया ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध में रसिया ने इस पर भारी टैक्स लगा दिया था कि जो भी देश इस पर अपना व्यापार करेंगे वो अपने सामान का 3 गुना दाम देना होगा उनको, तभी जाके उनके सामानों का आदान प्रदान किया जाएगा। तो यह सबसे महंगा और बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं ताकतवर और सबसे लंबा रेलवे मार्ग है विश्व का। अब हम लोग नीचे की ओर आए तो हमारा प्यारा भारत जो है इसमें देखने को मिलता है। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रेलवेज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है।
जब पहली बार भारत में रेलवेज का निर्माण हुआ तो अंग्रेजों ने ही इसका निर्माण किया, और इसके साथ ही रेलवे परिचालन में बहुत तरह के सुधार होते गए और आज भी होते जा रहा है। मुंबई से थाने पहला जो रेलवे परिचालन था वो शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी और फिर कन्याकुमारी से लेकर के डिब्रूगढ़ का जो रेलवे लाइन है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। वैसे भी हमारा भारत जो वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, अगर इस क्षेत्र से देखा जाए तो 3000 किलोमीटर और ऊपर से नीचे तो 4000 या 4500 किलोमीटर के करीब में आता है। तो भारत की दो मुख्य रेलवे लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी जो 4237 किलोमीटर फैला हुआ है, और दूसरा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अब देखिए इन दोनों क्षेत्रों में व्यापार के बहुत ज़्यादा साधन होते हैं और इन क्षेत्रों में व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जहाँ पर जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी में जालंधर, झांसी, नागपुर, विजयवाड़ा, फिर तिरुपति ये सभी क्षेत्र आते हैं। उसी तरह डिब्रूगढ़ में दुर्गापुर, आसनसोल, झांसी, नागपुर, विशाखापट्टनम और कई ऐसे क्षेत्र संयुक्त होते हैं। अब यदि हम लोग आगे की ओर बढ़े तो हमें जो है जापान को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जापान विश्व का सबसे अधिक साफ सुथरा और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला रेलवेज में एक आता है। यह विश्व की सबसे बड़ी या बोल सकते हैं कि सबसे जल्दी फैलने वाली और सबसे तेज गति से चलाने वाली ट्रेनों का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। देखिए जापान का जो क्षेत्र है यहाँ पर रेलवेज का जो परिचालन था वो 12 सितंबर 1878 में शुरू हुआ, और इसका जो पहला रेलवे लाइन बिछाया गया वो सिम्बासी से योकोहामा तक फैलाया गया था। वर्तमान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 30,625 किलोमीटर में है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये समय का सबसे पाबंदित या बोल सकते हैं समय पर चलने वाली ट्रेन जो है वो आपको जापान में ही देखने को मिलेगी। विश्व में यदि कोई ऐसा देश जहाँ पर लेट होने पर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि हमसे गलती हुई है, हमारे ट्रेन की गलती है, पैसे रिटर्न करने के जो अधिकतर प्रावधान है वो जापान ने इख्तियार किए हैं। तो जापान रेलवेज के क्षेत्र में या बोल सकते हैं समय के अनुरूप अपने रेलवे परिचालन को चलाने के लिए विश्व में सबसे प्रख्यात है। इसका जो रेलवे परिचालन है ये इतना ज़्यादा बोल सकते हैं सुरक्षित और इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि यदि कोई भी ट्रेन 1 घंटे अगर लेट से आती है तो उसका जितना भी यात्री होता है उन्हें पैसे वापस कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ उनको फ्री में यात्रा करवाने का मौका दिया जाता है। 2018 में सबसे कम बोल सकते हैं जापान में जो था वो ट्रेन परिचालन बाधित हुई थी। लेकिन हाँ ये भी बात है कि जितना ज़्यादा बोल सकते हैं ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है उतना ज़्यादा यहाँ पर हादसे भी होते हैं। जापान के क्षेत्र में रेलवे का जो प्रक्रम है वो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन जिस गति से इसकी ट्रेनें चलती है यहाँ पर हादसों की आशंका भी बढ़ती है। और लगातार जापानीज जो वैज्ञानिक है जो रेलवेज में लगातार बदलाव कर रहे हैं वो लगातार ऐसे तकनीक को इख्तियार कर रहे हैं, ऐसे तकनीक तैयार कर रहे हैं जिससे वे कम हानि, कम क्षति और कम दुर्घटना से बच करके अपने रेलवे परिचालन को आगे बढ़ा सके। देखिए जापान विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने रेलवे परिचालन में खाने पीने की वस्तुओं का जो था वो व्यापार करना शुरू किया। आज हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हमें बहुत सारे बोल सकते हैं स्नैक्स, बहुत सारे बिस्किट्स, बहुत सारे बोल सकते हैं खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। तो इसका जो सेवा था, यह सेवा शुरू करने वाला जापान ही एकमात्र देश था जिसने रेलवेज में पहली बार फूड आइटम्स को भी ऐड किया था। आज आप लोग जिस तरह से रेलवेज में कई तरह के बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, कई तरह के बोल सकते हैं कि माल ढुलाई वाले जो बड़े बड़े पूंजीवादी कंपनियां होती है वो सभी भी जापान से ही पहली शुरुआत की थी। तो जापान में पहली बार जो बोल सकते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में जो उद्योग लगाए गए, जो एडवर्टाइजमेंट होने का जो प्रचलन चलाया गया, ये जापान में ही हुआ। दूसरा चीज़ कि जापान का जो रेलवे है ये पूरी तरह निजी है, पूरी तरह प्राइवेट है। इसमें सरकार का कोई भी तरह का रोल नहीं होता है। सरकार इसके अधीन अपने आप को नहीं रखती है, या कह सकते हैं कि सरकार के अधीन जापानीज रेलवे नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पूरे विश्व में किस तरह से रेलवे का इतिहास था, किस तरह रेलवेज ने अपने परिचालन से पूरे विश्व में व्यापार के क्षेत्र को आगे बढ़ाया और अभी भी वो काम में गतिशील है। सरकार यदि हम नीचे की ओर आएँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत बड़ा लंबा रेलमार्ग है जिसका नाम ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग है। यह रेलमार्ग पर्थ से होकर सिडनी तक जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया की बोल सकते हैं कि परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना गया है। ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी से भी अधिक मात्रा में जो क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में बसा हुआ है, और यहाँ पर जो भी बोल सकते हैं परिवहन या जो भी तरह का व्यापार होता है वो अधिकतर रेलवेज के माध्यम से होता है,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो एक पानी का बोल सकते हैं पूरा लेयर है, तो आंतरिक देश में जो भी व्यापार होता है, जो भी माल ढुलाई का काम हुआ या फिर जितने भी तरह के निजी और पूंजीवादी कंपनियां हैं वो यहाँ की रेलवेज पर ही आधारित होती है। इसलिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो है उसे मुख्य रेल मार्ग माना गया है ऑस्ट्रेलिया का। और इस तरह से पूरे विश्व में जो है रेलवेज जो है बहुत ज़्यादा फैला और इसका इतिहास कुछ इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना। आशा करते हैं कि रेलवेज की इस पूरी जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।